नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि गठबंधन के सरकार की कुछ मजबूरियां होती है और अभी यही गठबंधन की सरकार अब बनने जा रही है भारत में। 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में देश की जनता ने किसी भी एक पार्टी को पूर्ण जनाधार नहीं दिया है, यानी कि कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 240 सीट जा करके सिमट गई है, यानी कि सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा है 272, वहां तक कोई नहीं पहुंचा। अब बीजेपी को अपने बाकी अलायंस के साथ वहां तक पहुंचना पड़ेगा और बाकी अलायंस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो व्यक्ति, दो पार्टी है। एक है आंध्र प्रदेश के टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, वहीं दूसरी बिहार की जदयू नीतीश कुमार जी की पार्टी। अब यहां पर एक बात समझिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी का इतिहास कुछ ऐसा रहा है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, यानी कि वह अलग अलग गाड़ी की सवारी करते हुए आए हैं। वह पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके थे। चंद्रबाबू नायडू 2018 में एनडीए से निकल जाते हैं, फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में आ जाते हैं। नीतीश कुमार तो आते जाते ही रहते हैं, गिनती करना ही मुश्किल हो गया है कहां कितनी बार गए, कितनी बार आए। अब यहां पर जबकि इस बार सत्ता में बने रहने के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार शपथ लेते हैं, जो कि अब होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि उन्हें संसदीय दल का नेता चुन भी लिया गया है एनडीए का, और जल्द ही वो सरकार बनाने के लिए दावा भी पेश करने वाले हैं। शायद ये सब चीजें जो है आज हो जाए या कल हो जाए, ऐसा संभव है। और 9 तारीख को जैसा कि समझ में आ रहा है कि रविवार को शाम में वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं, शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार। अब ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन इस बीच में एक अहम खबर जो है मीडिया में घूमने लगा, और घूमने लगा है ऐसे नहीं कि अफवाह के तौर पे, बल्कि नीतीश कुमार जी के पार्टी के स्पोक पर्सन और दिग्गज नेता केसी त्यागी ने खुद कहा है कि अग्निवीर योजना जो है उससे युवाओं को दिक्कत है, और गठबंधन की सरकार जब हमारी बनेगी हम कोशिश करेंगे कि इसको लेकर के समीक्षा किया जाए। आप समझ सकते हैं, यानी कि इशारा पहले ही दे दिया गया है। वही बात जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि गठबंधन के सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, तो हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन शर्तें लागू, टर्म एंड कंडीशन के साथ दे रहे हैं। आप अब उतने मजबूत नहीं रह जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जितने कि पहले दो अपने कार्यकाल में हुए थे। यही उनके साथी उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं शपथ ग्रहण से पहले ही। देखिए, दो तीन मुद्दा है जिसको लेकर के चर्चा चल रहा था कि यदि पूर्ण बहुमत के साथ आते हैं, और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, यानी कि 400 सीट से अधिक सीट आ जाता है, और वो बराबर रैलियों में कहते भी थे कि इस बार बड़ा फैसला हो सकता है। तो वो बड़ा फैसला जो है उसको लेकर के कहा जाता था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी देश भर में लागू किया जा सकता है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा सकती है। कुछ ऐसे बड़े निर्णय लेने की बात की गई। अब जब गठबंधन की सरकार आ गई है, तब यहां पर यह कहा जा रहा है कि अब शायद ये संभव ना हो, क्योंकि यहां पर केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि यूसीसी को तो हम आपका समर्थन दे देंगे, ठीक है, उस पर हम देख लेंगे क्या करना है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी काम बन जाएगा, लेकिन अग्निवीर योजना पर मामला बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। समीक्षा की जरूरत पड़ेगी। और यदि अब देखने वाली बात यह होगी दिलचस्प कि यदि मान लीजिए जो कि जदयू की तरफ से कह दिया गया है, आधिकारिक तौर से कहा गया है, और बात नहीं बनता है, तब आगे जाकर के क्या होगा? क्या यह सरकार फिर गठबंधन की जो बनने वाली है वह नहीं बन पाएगी, या बनने के बाद गिर जाएगी, या मध्यवर्ती चुनाव उसके बाद होगा? क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन हमारे काम की चीज यह है कि हम जरा सा इसका एनालिसिस करके देखें कि ये जो अग्निवीर योजना है, ये अग्निवीर योजना क्या है, इसको लेकर के क्या आपत्ति है, देश भर में इसको लेकर के क्या विरोध हुआ है, और चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस ने अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात क्यों कही है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि समर ऑफर आपके लिए है। यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज पर ध्यान देना है कि यह ऑफर जो है केवल 7 जून तक वैलिड है, यानी कि आज इसकी आखिरी तारीख है। 50 से 75% तक का ऑफ विभिन्न कोर्सेज पर दिया जा रहा है। उसके तहत ऑनलाइन कोर्सेज होगा, आपका लाइव कोर्सेज होगा, पेन ड्राइव कोर्सेज होगा, और
यहाँ पर देख रहे हैं डीएलपी कोर्सेज आपको इसके तहत दिया जाएगा। कौन कौन से कोर्स है? यूपीएससी के ये कोर्स आपको नजर आ रहे हैं और पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए आप sanskritis.com पर विजिट कीजिए या फिर 955124 पर कॉल करके विस्तृत जानकारी लेकर के अपने मन मुताबिक के कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। अब चलते हैं मुद्दे की ओर। अखबारों के सुर्खियों पर नजर डालिए, हर तरफ यही चीजें आपको देखने को मिलेगा। कोएलिशन एरा इंपैक्ट ऑन मोदी 3.0, यानी कि अब जो ये तीसरा कार्यकाल मोदी का है, गठबंधन की ये जो सरकार है, उसका असर देखने को मिल रहा है। अग्निवीर स्कीम को लेकर के यहाँ पर बातें की जा रही है। किसने किया? केसी त्यागी, चीफ स्पोक पर्सन ऑफ बीजेपी एलआई दैट इज जेडीयू। तो ये जेडीयू के द्वारा ही यहाँ पर कहा गया है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से ये चीजें बढ़ता है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ जो है रिव्यू अग्निपथ स्कीम में किया जाना चाहिए, समीक्षा करने की जरूरत है। तो ये हर न्यूज़पेपर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब तो यहाँ है कि सरकार बनने की स्थिति में है। तो उससे पहले हम जरा समझ लेते हैं कि ये जो अग्निपथ स्कीम है और अग्निवीर जो कहा गया, ये कहां से निकल के आया, इसको लेकर के क्या बातें की गई। देखिए, साल था 2022 का। केंद्र की सरकार ने एक कठोर निर्णय लिया, सख्त निर्णय लिया, और निर्णय यह लिया कि भारत में जो थल सेना है, नौसेना है और वायुसेना है, इसमें युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अग्निपथ योजना लागू किया गया, तीनों ही सेनाओं में कह सकते हैं आप। अब इसमें जिस युवा की भर्ती होती है इस अग्निपथ योजना के तहत, उस युवा को अग्निवीर कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया? इसका यह उद्देश्य रखा गया कि भर्ती नीति जो है उसमें सुधार की जाए। दूसरी बात, युवाओं को अधिक से अधिक अवसर दिया जाए सेना में आने के लिए। और सबसे अहम बात जो रखी गई थी वह कि सेना का जो एज प्रोफाइल है उसमें सुधार किया जाए। आप कहेंगे एज प्रोफाइल क्या होता है जनाब, थोड़ा क्लियर करके बताइए। देखिए, सेना में जो एवरेज एज था अभी तक का, यानी कि देखिए किसी भी देश की आर्मी के लिए, चाहे वो नौसेना हो चाहे वो वायुसेना हो, उसके लिए कहा जाता है कि आपके देश का जो एवरेज एज होना चाहिए सेना का, वह जितना कम होगा उतना अच्छा। ठीक है, तो भारत में अभी तक जो ये एवरेज एज था वो 32 ईयर्स हुआ करता था। लेकिन जब से ये अग्निवीर योजना शुरू हुई है, अग्निवीर बनने लगे हैं जो युवा इस योजना के तहत भर्ती लिए, इसमें सुधार देखा गया और जो 32 ईयर्स एवरेज एज हुआ करता था ये घट करके 26 ईयर्स पर आ गया है। मामला समझ में आ गया? कहने का तात्पर्य है कि अधिक युवा लोग, कम उम्र के नौजवान सेना में भर्ती हो रहे हैं। कम उम्र के नौजवान जब भर्ती होंगे, यंग होंगे, तो जाहिर सी बात है सेना को इसका अधिक लाभ भी मिल पाएगा। ये सब बातें तो अच्छा लग रहा है, अच्छी अच्छी बातें हैं। फिर यहां पर दिक्कत क्या आ गया, इसको भी हम देख लेंगे। अब भर्ती के स्कीम को लेकर देखते हैं, क्योंकि विरोधाभास जो आता है, जो उद्देश्य रखा गया और जिसको लेकर के विवाद है, तो उसको समझने के लिए भर्ती की जो प्रक्रिया है, जो रूल रेगुलेशन है, उस पर हमें नजर डालना होगा। देखिए, अग्निपथ स्कीम के तहत इसमें भर्ती होगा। सर्विस के जरूरतों के आधार पर महिलाओं को भी इसमें मौका दिया जाएगा। उम्र की बात करें तो 17.5 से 21 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 17 साल के आप हैं तो आप अग्निवीर बनने के लिए फिलहाल फिट नहीं है, 6 महीने और इंतजार करना होगा। तो 17.5 से 21 साल के युवा, तो आप ये भी समझ सकते हैं 21 साल भी यहां पर दिया गया है। मौजूदा मेडिकल और फिजिकल नियमों के तहत ही चयन होगा। आर्म फोर्स के नियमों के मुताबिक 10वीं या 12वीं पास की शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। 10वीं पास करके आए अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट देने के लिए सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। सेवा शर्त और क्या क्या रखा गया है, कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। अग्निवीरों का नामांकन प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल के लिए होगा। मुख्य जो विवाद है वो यही है कि 4 साल ही, 4 साल के लिए सेना में जाते हैं और 4 साल जब इसका खत्म हो जाएगा फिर ये क्या करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। अग्निवीर संबंधित श्रेणियों पेशों पर लागू चिकित्सा पात्रता
शर्तों को पूरा करेंगे। 100% अग्निवीरों को नियमित संवर्ग में नामांकन का विकल्प चुनने का विकल्प दिया जाएगा कि आप आगे जाना चाहते हैं, 4 साल की अवधि होगी, उसके बाद आप जो नियमित आर्मी होता है उसमें जाना चाहते हैं, ये सभी के लिए विकल्प खुला रहेगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कुछ अलग तरह के मापदंड होंगे। प्रत्येक बैच के 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों के नियमित संवर्ग में नामांकित किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए अग्निपथ स्कीम के तहत 100 अग्निवीर बनते हैं, ठीक है। ये 4 साल के लिए पूरा प्रशिक्षण वगैरह का काम होता है, इनसे सेवा लिया जाता है। 4 साल बाद जो है इसमें से केवल 25 अग्निवीर जो है वह सशस्त्र बल का नियमित संवर्ग जो है, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स जो हो गया या नेवी हो गया, तो नियमित सेवा जो है उसमें जा सकते हैं। ये 25% ही जाएंगे। तो 100 अगर है तो 25 ही यहां पर जा पाएंगे। बाकी सब एक तरह से कह सकते हैं कि निकाल दिए जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, उनकी सेवा नहीं ली जाएगी। और यही कहा जा रहा है कि 25 लोग तो चले गए, लेकिन बाकी जो 75 बचे, 75%, वे तो बेरोजगार हो गए। उनके लिए क्या, फिर वो 4 साल बाद अपने जीवन में क्या करेंगे, इस बात को लेकर के शंकाएं जो है बनी हुई रही। विरोधाभास सरकार के साथ विपक्ष का बना रहा। देश भर के युवा इसको लेकर के देश भर में काफी उस वक्त विरोध किए थे, लेकिन देश में बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि ना चाहते हुए भी युवा इसमें जा रहे हैं, लेकिन विरोध दर्शा भी रहे। विभिन्न विधानसभा चुनावों में सरकार हारते रही है, सरकार को कम सीट रहा है। और सबसे अहम जो लोकसभा चुनाव था, 18वीं लोकसभा चुनाव, उसमें देखने को मिला, खास करके उन राज्यों से जिन राज्यों में आर्मी में जो युवा ज्यादातर जाते थे, वहां से सरकार को काफी नुकसान झेलने को मिला है। वहां से कम सीटें आई है। खास करके आप उत्तर प्रदेश का हाल देखेंगे, यानी कि पूर्वांचल की स्थिति देखेंगे, बिहार की भी स्थिति देखेंगे, राजस्थान आपको देखने को मिल जाएगा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, हरियाणा से भी कुछ ऐसे ही खबर है। यानी कि सरकार को युवाओं का ये जो रोष है वो झेलना पड़ा है। तो अब इसको लेकर के कहा जा रहा है कि क्या इस पर समीक्षा की जाएगी। और सरकार गठबंधन की है, तो एक दल जो आपके साथ का है वो तो कह चुका है पहले ही, सरकार बनने से पहले ही, कि आपको समीक्षा करना होगा। दूसरी बात, विपक्ष के द्वारा यह भी कहा गया कि आर्मी भी इससे खुश नहीं है। तो यह भी देखना होगा कि क्या वाकई सेना के अंदर के जो अधिकारी हैं वह भी इसकी समीक्षा चाहते हैं। ये देखिए, ये सब चीजें जो है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अब यहाँ पर सैलरी कितना मिलेगा आप जानना चाहेंगे। पहले साल जो है सालाना 4.76 लाख का इनका पैकेज होगा। चौथे साल तक पैकेज जो है 6.92 लाख तक हो जाएगा। रिस्क और कठिनाई के आधार पर बाकी अलाउंस इनको मिलते रहेंगे। सेवा निधि पैकेज क्या होगा, सैलरी में से 30% योगदान अग्निवीर करेंगे, उतना ही फिर सरकार भी देगी। 4 साल पूरे होने के बाद करीब 11.7 लाख रुपये इन्हें मिल जाएंगे। इसमें इनकम टैक्स से छूट मिलेगी, ये एक अच्छी बात इनके लिए है। यहां पर दिया गया है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल सेवा काल ग्रॉस सैलरी क्या होगा, इन हैंड सैलरी कितना बनेगा, और अग्निवीर कॉपर्स फंड क्या होगा, सरकार का अंशदान क्या होगा। अगर पहले साल का देखेंगे तो आप देखेंगे ग्रॉस सैलरी 30,000 का होगा। आज के समय में देखें तो भारत में जो युवाओं की एवरेज सैलरी देखेंगे वो तकरीबन यही है, 30,000 के आसपास आता है। इन हैंड उनको 21,000 मिल जाएगा। 9,000 जो है अग्निवीर कॉपर्स फंड में जाएगा और सरकार भी इतना ही अंशदान देगी, तो सरकार भी 9,000 ही देगी। इस तरह से ये चीजें बढ़ता जाएगा। दूसरे साल में 33, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 इन्हें जो है ग्रॉस सैलरी दिया जाएगा। 28,000 इन हैंड मिलेगा। 12,000 जो है ये कॉपर्स फंड में जाएगा और अंशदान भी सरकार के द्वारा 12,000 ही दिया जाएगा। तो ये चीजें यहां पर था, इस चीज को लेकर के कहा गया कि ठीक है, इतनी सारी चीजें तो ठीक है, सैलरी वगैरह को लेकर के विवाद नहीं है। विवाद है कि 4 साल के बाद क्या किया जाएगा। डेथ अगर हो जाता है सेवा में रहते हुए तो फिर परिवार को क्या मिलेगा, सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपये मिलेगा। बाकी बचे टर्म की पूरी सैलरी दे दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए 4 साल के लिए है, तो 1 साल में ही कोई डेथ हो गया किसी एक अग्निवीर का, तो बाकी 3 साल की उसके परिवार को सैलरी दिया जाएगा। डिसेबिलिटी बेनिफिट्स क्या हो सकता है, डिसेबिलिटी के आधार पर 44 लाख रुपए तक मिलेंगे। सेवा निधि समेत बचे हुए टर्म की पूरी सैलरी इसमें भी दिया जाएगा। 4 साल के बाद ये क्या करेंगे, सबसे अहम मुद्दा तो यही है कि बेरोजगार हो जाएंगे, किस तरह की चीजें, कहां कहां लाभ मिलेगा। देखिए, कई अग्निवीरों का चयन सशस्त्र बलों के अस्थायी कैडर में हो जाएगा। जो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये
25% का ही होगा, जो कि स्थायी संवर्ग है, वहां तक पहुंच जाएंगे सशस्त्र बल के। बाकी बच्चे क्या करेंगे, लगभग 12 लाख रुपए का वित्तीय पैकेज जो इन्हें मिलेगा। अब ये 12 लाख रुपया आपको दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा भाई आप कुछ कीजिए, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, आगे आपको जो करना है कीजिए, आप कुछ ना कुछ उसका कर ही लेंगे। अब यदि कोई अग्निवीर होता है 4 साल बाद, 12 लाख उसको मिल भी गया है पैकेज, वह व्यवसाय करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, देखिए उनके लिए बैंक लोन की योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। बैंक जो है वो प्राथमिकता के आधार पर उनको वरीयता देगा कि ये अग्निवीर हैं, इन्हें हम लोन देते हैं ताकि ये बिजनेस वगैरह कर सकें। इसके अलावा जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, कक्षा 12 के समकक्ष प्रमाण पत्र, वो आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिजिंग कोर्स की इनके लिए व्यवस्था की जाएगी। ऐसे बहुत सारे अग्निवीर होंगे जो चाहेंगे नहीं, नौकरी 4 साल करके आए हैं तो अब पढ़ाई वगैरह नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, आगे नौकरी ही करना है। उनके लिए क्या लाभ दिया जाएगा, कई राज्यों में सीएपीएफ जो होता है उसमें असम राइफल्स और पुलिस, इसमें प्राथमिकता इनको दिया जाएगा, कुछ इनको वेटेज दिया जाएगा, कुछ परसेंटेज का छूट दे दिया जाएगा। इंजीनियरिंग, मैकेनिक, कानून व व्यवस्था जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य का अनुभव और स्किल इन तो इनको होगा ही, उसके आधार पर भी कुछ लाभ इनको मिलेगा। कई कंपनी हो सकता है, सेक्टर ऐसे हो सकते हैं, आईटी, सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग वगैरह में इन लोगों को क्या होता है कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के लिए लोग चाहिए होते हैं, तो फिर ये वहां भी अपनी सेवा दे सकते हैं। अब इस बात को लेकर के भी बात है कि कोई व्यक्ति जो है, कोई युवा जो है आर्मी से आया है और आप कह रहे हैं कि वह किसी ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़ा रहे, तो यह जो है आर्मी का भी अपमान नजर आ रहा है। विपक्ष का ये मुद्दा रहा है, देश भर में इसको लेकर के निश्चित तौर पर चीजें चलती रही है। विरोध का कारण एक तो मैंने बता दिया कि 4 साल बाद क्या करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी बात, एक जो सबसे अहम बात है, जो बेहद संवेदनशील है और व्यक्ति और सेना के सम्मान से जुड़ा हुआ है, वो मसला यह है कि शहीद का दर्जा इन्हें नहीं दिया जाएगा। आपने ध्यान से अगर मेरी लेक्चर को सुना होगा अभी तक, तो मैंने एक बार भी नहीं कहा होगा आपको कि यदि ड्यूटी पे तैनात रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है तो इन्हें शहीद कहा जाएगा। इन्हें शहीद नहीं कहा जाएगा। डेथ अगर इनका हो जाता है ड्यूटी पर तैनात रहते हुए, तो इन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, शहीद का दर्जा जब किसी भी सेना को मिलता है तो फिर उसके तहत बहुत अलग अलग तरह की सुविधा उसके परिवार को दिया जाता है। वो सारे सुविधा इनके परिवार को नहीं दिया जाएगा, इनके लिए कुछ अलग तरह की व्यवस्था है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक जो और अहम बात कि इन्हें पेंशन नहीं दिया जाएगा, इसके अलावा ग्रेच्युटी नहीं दिया जाएगा। आप जानते हैं कि आर्मी का कैंटीन जगह जगह होता है जिसमें सामान जो है किफायती दर पर मिल जाता है, बाजार मूल्य से कम दर पर आपको वहां पर उपलब्ध रहेगा और कह सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है। तो ये कैंटीन का लाभ भी नहीं ले सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी इन्हें किसी प्रकार का सुविधा नहीं दिया जाएगा। और सबसे अहम बात कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अग्निवीर के माध्यम से आप चाह रहे हैं कि आप बॉर्डर की सुरक्षा करें। जब एक तरफ देश में अगर आप पश्चिम के तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान है, पूर्व की तरफ चीन है, देश के अंदर भी नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्याएं होती रहती है, और फिर आप राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करके 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आर्मी ला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से सरकार समझौता करना चाह रही है। यह विपक्ष का आरोप इसको लेकर के, इस स्कीम को लेकर के रहा है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव जो हुआ, लोकसभा चुनाव में ये चीज छाया रहा। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और वायनाड के सांसद भी रहे, और अब तो इस लोकसभा 18वीं लोकसभा में ये वायनाड से भी जीते हैं और रायबरेली से भी जीते। अब देखना है कि कौन सा सीट रखते हैं और कौन सा छोड़ते हैं। तो इनका कहना है कि सरकार से लगातार ये कहते रहे कि युवाओं की आवाज आपको सुननी होगी, और ये जो अग्निपथ या अग्निवीर ये सब चीजें करके जो युवाओं की अग्नि परीक्षा आप लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, आप इसको बंद कीजिए। और इन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की सरकार अगर बनती है तो हम अग्निवीर स्कीम को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ये बाकी नेताओं का भी कहना है। तेजस्वी यादव बिहार के नेता हैं, इसके अलावा विभिन्न अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। और जब अब सत्ता में शामिल गठबंधन की सरकार में एक मुख्य किरदार जो है जदयू,
नेता नीतीश कुमार और उनके स्पोक पर्सन केसी त्यागी जैसे दिग्गज नेता स्पष्ट तौर पर मीडिया के सामने खुल के कह रहे हैं सरकार बनने से पहले ही कि हम सरकार को यूसीसी पे तो समर्थन दे सकते हैं, कुछ बातचीत करने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर भी समर्थन दे सकते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना की समीक्षा करनी होगी। इसके बाद ये मामला जो है अब हवा में और तैरता जा रहा है कि आने वाले समय में अग्निपथ स्कीम और अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। क्या सरकार इसको लेकर के वाकई अपने घटक दलों के समक्ष झुकने वाली है, और आर्मी क्या इंटरनल किसी तरह का इस स्कीम को लेकर के सर्वे कर रही है। जो कुछ भी होगा आपको अगले 1 साल में देखने को मिल जाएगा। तब तक आप इस पर नजर बना के रहिए, और यूपीएससी के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में भी आपसे ये चीजें पूछी जाएगी। अब एक संभावित प्रश्न है, और प्रश्न जो है आप देखेंगे यहाँ पर आपके लिए दरअसल एक चैलेंज भी है। तो अब आप मुझे बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। अग्निपथ अग्निवीर योजना की शुरुआत भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू की गई थी। यहाँ पर 4 प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है: अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी। इस 4 में से कोई एक विकल्प ही सही है। जो भी विकल्प सही लगे, जिनका भी नाम सही लगे, या तो नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर जितने नंबर पे थे वो नंबर आप ABCD लिख करके हमें भेज सकते हैं। अग्निवीर योजना पर आपका क्या कहना है? क्या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अग्निवीर हैं, जो मेरी इस लेक्चर को सुन रहे हैं, वे अपना अनुभव यदि साझा करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में उनका स्वागत है। क्या आपको लगता है कि गठबंधन की सरकार में मोदी जी उतने मजबूत नहीं रह पाएंगे जितने पूर्व के 2 कार्यकाल में रहे? अपने घटक दलों को साथ लेकर के चलना उनकी जिम्मेदारी होगी, और कई मुद्दों पर वो कठोर नजर नहीं आएंगे। उन्हें अपने व्यक्तित्व के हिसाब से समझौता करना पड़ सकता है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।